चलिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग हिस्ट्री का सेकंड क्लास करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोग ने हिस्ट्री के इतिहास के बारे में, है ना, इतिहास के थोड़ा सिलेबस के बारे में देखा था, है ना। आज उसी को और कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था पाठ्यक्रम के बारे में, और पाठ्यक्रम की बात करें, पहले इतिहास क्या है, जनक कौन है, ऐसे करके जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देख चुके थे हम लोग। सिलेबस में हम लोग देखे थे कि इतिहास को जो है वो लिखित साक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर मुख्य रूप से, गुड आफ्टरनून जी, है ना, डिम्पी नवीन साहू जी, गुड आफ्टरनून। इतिहास को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं तीन भागों में। एक प्रागैतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है, और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। प्रागैतिहासिक काल वो समय है जब हमको कोई भी लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय है जब हमको लिखित साक्ष्य की प्राप्ति होती है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जबकि ऐतिहासिक काल वो समय है जब हमको लिखित साक्ष्य की प्राप्ति भी होती है और उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं। ठीक है, ओके, आवाज वगैरह अच्छे से आ रहा है? ठीक है भैया, चलो और क्या देखें इसमें आगे हम लोग। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे समय की बात करेंगे तो समय में हम लोग देखे हैं कि 3000 बीसी से पहले की जो भी समय है, मोटा मोटा, है ना, मोटा मोटा, बहुत डीप इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा इस प्रकार के नंबर से सवाल नहीं आते हैं, कब चालू हुआ ऐसा करके, कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। तो बहुत एकदम उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा बोल सकते हैं कि 3000 बीसी से पहले का जो समय है उसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल, और 3000 से लेके 1500 बीसी तक के जो समय है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और 1500 से लेके बाद का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। यहाँ पे बीसी जो शब्द लिखा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। गुड आफ्टरनून नेहा, किरण, दुग्गा। तो आपको बताया था कि मैं बीसी और एडी को कैसे आपको अच्छे से समझना है करके जी, है ना, बताया था आपको बीसी और एडी को कैसे अच्छे से समझना है ऐसा करके। तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल कराया हूँ ना, पिछले क्लास में क्या है बीसी और क्या है एडी, उसको मैं पूरा डिटेल कराया हूँ। ओके, तो पिछला क्लास मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा करके। ठीक है, पिछला क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। चलिए, आज जो है हमको नया देखना है, इसी के आगे देखना है। यहाँ तक देख चुके थे हम लोग। आज मैं थोड़ा सा फिर से लिख लेता हूँ इसको नए पेज में, क्योंकि पुराना पेज हमारा हल्का सा डिलीट हो गया, वो फोटो था। तो जैसे अगर हम लोग बात करें इतिहास की, ये तो इस इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो इस इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिस्सा है वो क्या है? तो पहला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पहला हिस्सा है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल ये। और तीसरा को बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ओके, चलिए, सबके लिए जो है ये पूरा व्यापम में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से हमको पढ़ते जाना है ना, बिना कोई टाइम पास के फालतू बातें नहीं करना है यार, बिना कोई टाइम पास, मतलब वही वही चीजें बार बार रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आओ, पढ़ो और जाओ, है ना, आओ, ध्यान से पढ़ो और जाओ। टाइम जो है वो आपका बहुत कीमती है, टाइम पास नहीं करना है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमको बोलेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल में आपको बताया हमको पढ़ना किसके बारे में है, पाषाण काल के बारे में। इसमें पढ़ना है हमको पाषाण काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है वैदिक काल से 1947 तक। ठीक है, वैदिक काल से 1947 तक। समय में विभाजन बोलते थोड़ा सा, तो समय विभाजन की बोल सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो है, क्या है, मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, है ना, मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व के मध्य का समय। तो जब से मानव की उत्पत्ति हुई है उसके बाद जैसे हम लोग 3000 ईसा पूर्व में आएंगे तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये ईसा पूर्व क्या है उसको अच्छे से डील किया हूं ना पुराने क्लास में, जो लोग नए हैं वो पुराने क्लास देखेंगे भैया, उसके बाद यहाँ पे समझ में आएगा आपको। बाकी इसको हम लोग अभी समझा देंगे आपको। और ये 3000, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक, पूर्व के मध्य का समय।
यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है। 3000 से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, 1500। तो ये नंबर कम क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं किधर, वर्तमान की ओर जा रहे हैं। तो आपको बताया था कि जब हम लोग ईसा पूर्व में वर्तमान की ओर आते हैं तो नंबर क्या होता है, कम होता है ना। पुराने क्लास में अच्छे से डील किया हूं इसको। जब हम लोग वर्तमान की ओर आते हैं तो ईसा पूर्व में क्या होता है, नंबर कम होता है। तो यहाँ 3000 बीसी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 बीसी। इसी को ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और ये 1500 बीसी, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1947, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेके कहां तक जाना है, 1947। और 1947 में भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है वो, 1947 क्या है, ये ईसवी सन है, ठीक है। ये क्या है, ईसवी सन। तो ईसवी सन क्या है, ईसा पूर्व क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसको रिपीट नहीं करना है दोस्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। सिलेबस के बारे में देख रहे हैं अभी हल्का सा, फिर हम लोग आज जल्दी से ये पाषाण काल चालू करेंगे बिना किसी देरी के। अब ये वाला जो समय है इसमें तो हमको पाषाण काल पढ़ना है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें पढ़ना है वैदिक काल। ये जो वैदिक काल है जिसमें हमको देखने को मिल रहा है 1500 बीसी से लेके, है ना, 1947 से, इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। इससे वापस से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो 3 भागों में किस आधार पे बांट रहे हैं, तो सभ्यता में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पे बांट रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में इसको बोलते हैं प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन इतिहास। ये प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास बोल सकते हैं। प्राचीन इतिहास वो समय है जब मेनली हिंदू धर्म का बोल सकते हैं उदय हो रहा है, या बोल सकते हैं हिंदू धर्म यहाँ पे क्या है, हावी है, ठीक है। तो ये वाला जो समय है वो हिंदू धर्म के प्रमुख वाला है। ये मध्यकालीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में सभ्यता थोड़ा सा बदला है, और यहाँ पे हिंदू की जगह यहाँ पे कौन आ गए हैं, मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे वर्चस्व में आ गए हैं। अभी जो कंट्रोल चल रहा है भारत में वो किनके द्वारा चल रहा है, मुस्लिमों के द्वारा चल रहा है, इस्लाम धर्म के द्वारा चल रहा है। तो यहाँ पे हिंदू धर्म का वर्चस्व था, यहाँ पे मुस्लिम धर्म का वर्चस्व था, ऐसे करके समझना है। बिल्कुल जी, है ना कुणाल चौहान, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए जाना भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, है ना, अभी एकदम दिमाग तुम्हारा, है ना, खुश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको तीसरा जो खंड है उसको बोलते हैं आधुनिक, आधुनिक कालीन, ये आधुनिक कालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। तो शुरू किए थे हम लोग इसको, जो ऐतिहासिक काल है उसको 1500 से। तो ये वाला जो टाइमिंग देखने को मिलेगा आपको, ये है 1500, है ना। ईसा पूर्व को क्या बोल सकता हूं, इस ईसा पूर्व की जगह मैं क्या लिख रहा हूं शॉर्ट में, बीसी, ठीक है। 1500 बीसी से हम लोग जाएंगे 1200 एडी। एडी मतलब क्या, एडी मतलब ईसवी सन, ठीक है। एडी को और क्या बोलते हैं, ईसवी सन, और बीसी को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो ये ईसा पूर्व और ईसवी सन ना लिख के मैं क्या लिख रहा हूं, बीसी और एडी। तो 1500 बीसी से लेके ये 1500 बीसी है, ठीक है। 1500 बीसी घटते घटते 1400 जाएगा, फिर 1300, 1200, ऐसा करके करते जाएगा जीरो, फिर 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहाँ आएंगे, 1200 में। तो इतना लंबा जो इतिहास है, इतना बीच का जो गैप का इतिहास है वो क्या है, प्राचीन इतिहास, ठीक है। आवाज वगैरह क्लियर है आप लोग को। ये जो लंबा इतिहास है सेकंड क्लास है सर, हाँ सेकंड क्लास है नवीन, ठीक है। बाकी शुरुआत ही मान लो इसको, शुरुआत ही है, अभी विभाजन ही देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा सा ये 1206 से लेके 1717, ठीक है, 1206 एडी से 1717, 1707, 1206 यहाँ पे 1200 में खत्म कर रहे हैं ना, ये 1200 खत्म कर रहे हैं, और 1200 से लेके 1206 का जो बीच का टाइम है ये ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड बोलने का मतलब क्या है, संक्रमण कालीन, जहां से प्राचीन इतिहास से हम लोग किधर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में। यहाँ हिंदू राजाओं की बोलने का मतलब हिंदू राजाओं की जो वर्चस्व है वो कम हो रहा है, और मुस्लिम राजाओं की वर्चस्व यहाँ पे बढ़ रही है। आधुनिक कालीन इतिहास हमको देखने को मिलेगा 1707 एडी से 1947 एडी। बिल्कुल साथ साथ में नोट्स बनाते हुए जाना है आप लोग को, ओके। ये है अभी विभाजन बोल सकते हैं या सिलेबस हमारा। चलो और आगे क्या है, अब हमको एक एक को डील करना है जी, क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है अपने को। ये सबसे पहले है हमारे पास प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास शुरू कब हो रहा है, तो प्राचीन इतिहास शुरू हो रहा है 1500 में, ठीक है। ये 1500 बीसी, तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक ये वाला जो टाइमिंग है इसको बोलते हैं वैदिक काल।
इसको क्या बोलते हैं, वैदिक काल। तो ये वो समय है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, जहां उस समय वेदों की रचना हुई है। जैसे आपको बोले कि वेदों की रचना कब हुई है, तो वेदों की रचना हुई है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में। यहीं पे ऋग्वेद, यहीं पे सामवेद, यहीं पे यजुर्वेद, यहीं पे अथर्ववेद, इन सभी वेदों के बारे में हमको पढ़ना कब है, ये वाले टाइमिंग में। ठीक है, अब वेदों में आपको पता है कि वेदों में शुरू के जो वेद थे उसको बोलते थे ऋग्वेद, और उसके बाद का जो वेद आया उसको बोलते थे, है ना, शुरुआत में जो वो है ऋग्वेदिक कालीन, और उसके बाद का जो समय था उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक कालीन। तो ऋग्वेदिक काल में चीजें बहुत सही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था, सब अपने मर्जी के मालिक थे, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, किसी को किसी से लेने देने वाला काम नहीं था। लेकिन मानव को तो जानते थे तुम लोग, हम लोग को जब तक किसी और को डिस्टर्ब ना करे मजा नहीं आता है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा समय बढ़ते गया और ऋग्वेद से हम लोग एंटर करे हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जब आए तो ये जो धर्म शुरुआत हुआ है वैदिक धर्म, ये एकदम जो है कठिन होने लगा। ब्राह्मण बोल रहा है मैं ही पूजा करूं तभी तो मुक्ति मिली है, ऐसा करके। तो पुरोहित के एक अधिकार हो गया। जो वर्ण व्यवस्था बोल रहे हैं हम लोग, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लग गया। ऋग्वेदिक काल वो समय था जब बोल सकते हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ भैया, तुमको अगर अच्छा पढ़ना लिखना है तो तुम ब्राह्मण बन जाओ, तुमको सेवा काम करना है तुम शूद्र बन जाओ, तुमको व्यापार करना है तुम वैश्य बन जाओ, तुमको युद्ध लड़ना है तुम क्षत्रिय बन जाओ करके। कब? ऋग्वेदिक काल में अपने मन मुताबिक चल रहा है। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल आने पर क्या होता है, होता ये है कि अब जो है वह पापा, तो पापा का करते से, तो पापा का करते से सेवा काम तते का बनबे शूद्र, तो पापा का करते से ब्राह्मण वाला काम तते का बनबे ब्राह्मण। तो ये जो पद थे, ये जो वर्ण थे, जो पहले काम के अनुसार हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए, जन्म के अनुसार। ठीक है, ब्राह्मणवाद का प्रकोप। तो अब वो क्या हो गया, जन्म के अनुसार। अब जन्म के अनुसार हुआ तो लोग क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अब महिलाओं को बोल रहे हैं कि तुम यहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पूजा में नहीं बैठ सकते, तो महिलाएं हो गए। शूद्र को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है तो शूद्र भी परेशान। और जब सब परेशान हो गए तो क्या बोलते हैं, अरे कहीं धर्म तो मिल जाए, दूसरा वाला धर्म है ना, एक आठन दूसरा वाला धर्म मिल जाती तो मैं बोला अपना लेते हूँ का। तो यहीं पे फिर उदय होता है किसका, जैन और बौद्ध। तो यहाँ पे जो सेकंड पैरा देखने को मिलेगा हमको, ये 600 बीसी वाला, फिर से ये 600 बीसी में, है ना, जैसे ही वैदिक काल के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, धार्मिक विकास। ओके, अभी थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ना है आगे, हमको समझ भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे धार्मिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे जैन और बौद्ध के बारे में। ठीक है, जैन और बौद्ध के बारे में। और यही जो 600 बीसी है, यही जो 600 बीसी है, इसी में लोहे की खोज हो जाती है। और लोहे की खोज होने के बाद क्या हो रहा है, तो लोहे की खोज होने के बाद ये हो रहा है कि अब जो शुरुआत में लोग ग्राम की संस्कृति में रहते थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नगर की संस्कृति में आ रहे हैं। तो जो शुरुआत में आदमी बहुत गरीब होता था, धीरे धीरे लोहे की खोज होने से वो लोहे का प्रयोग कर रहा है हल में, और हल का प्रयोग करेगा वो कृषि में, और कृषि में जब बढ़ोतरी हो रही है तो उसके पास पैसा भी आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो ग्राम की संस्कृति किधर की ओर डेवलप हो रही है, शहर की संस्कृति की ओर डेवलप हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसी वही वो समय है, 600 बीसी ही वो समय है जब हमको क्या देखने को मिल रहा है, जब हमको नगरीकरण देखने को मिल रहा है। तो इसी में हमको नगरीकरण देखना है। और नगर के रूप में हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो नगर के रूप में देखने को मिल रहा है कुरु महाजनपद। उस समय नगर को किस नाम से जानते थे, महाजनपद। तो जैसे बोलते हैं ना, कुरु सम्राट धृतराष्ट्र, कुरु सम्राट दुर्योधन, तो वही जो कुरु वाला है, कुरु हो गया, चेदी हो गया, अंग के राजा कौन, तो अंग के राजा महाराज कर्ण, अंगराज कर्ण, तो अंग का कोई राजा है, अंग एक क्या है, महाजनपद है। तो वैसे ही यही जो समय है 600 बीसी वाला, यही हमको पढ़ना है क्या, महाजनपद काल। ठीक, इसी में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में कि कौन कौन से जो है 16 महाजनपद हुए उस समय, जो कि अभी के बड़े बड़े नगर के रूप में थे। कोई दिल्ली वाले एरिया में था, कोई बिहार वाले एरिया में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्रों में हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े नगर देखने को मिल रहे हैं उस समय। और उस नगर को क्या बोलते हैं, तो उस नगर को बोलते हैं महाजनपद। बात समझ में आ रही है, उस नगर को क्या बोलते हैं, महाजनपद। तो यही 600 बीसी में हमको पढ़ना है महाजनपद काल। और जब इन महाजनपदों में जब बहुत सारे महाजनपद हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े राजा हो गए, तो उनके बीच में क्या होगा, लड़ाई। उनके बीच में क्या होगा, लड़ाई। और उन लड़ाई में एक महाजनपद जो है जीत जाता है, वो है बिहार का, और उसका नाम क्या है, मगध। तो यहीं पे याद रखना है आपको, 600 बीसी से लेके 240 एडी, 600 बीसी से लेके 240 एडी में पढ़ना है हमको मगध महाजनपद के बारे में, या मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मगध साम्राज्य। और ये मगध साम्राज्य में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मगध साम्राज्य हम लोग देखेंगे कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य,
कौन थे, क्या करे थे, कैसे राजा बने। सम्राट अशोक कैसे राजा बने, क्या किया उन्होंने। बिंदुसार कौन था, ऐसा करके। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आप लोग ने अभी तक केवल नाम बस सुना है, उनके बारे में ज्यादा डिटेल हमको जानकारी प्राप्त नहीं रहती है। ठीक है, तो ये जो है 600 बीसी से लेके 240 एडी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये नंबर कम हो रहा है, क्योंकि बीसी में हम लोग वर्तमान की ओर आ रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पे एंटर कर लिए, एडी में। ठीक है, ये उसके बाद ये 240 एडी से लेके 550 एडी, 240 एडी से लेके 550 एडी के बाद हम लोग ये वाला जो टाइमिंग है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल, गुप्त राजाओं के बारे में। और ये गुप्त राजाओं के बारे में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो गुप्त काल में हम लोग देखने वाले हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ऐसे करके फेमस फेमस राजाओं के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस गुप्त वंश में पढ़ेंगे। अब समय के साथ ये गुप्त वंश भी खत्म होता है, और ये जो 550 से लेके, ठीक है, 550 से लेके 850 वाला टाइमिंग आता है, और इस टाइमिंग को बोलते हैं गुप्त के बाद का समय, तो उसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, ये गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त मतलब गुप्त और उत्तर मतलब बाद, तो गुप्त के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में हम लोग देखेंगे जैसे कि सम्राट हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ऐसा करके फेमस फेमस राजाओं के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे जी। उसके बाद गुप्तोत्तर भी खत्म होता है और आ जाएगा 850 एडी से लेके 1200 एडी। ठीक है, 850 एडी से लेके 1200 एडी, और इस 1200 एडी में हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में। ठीक, ये इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। और ये राजपूत काल वही समय है जब आपको देखने को क्या मिलेगा, तो जब आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, और इसी समय आक्रमण हो रहा है मोहम्मद गौरी, इसी समय आक्रमण हो रहा है महमूद गजनवी। तो इन सब बाहरी आक्रमणकारी और हमारे देश के जो, या हमारे भारत के जो वीर सपूत है, राजपूत हैं, उनके बीच में लड़ाई वगैरह है, जो भी स्टोरी है, उन सबको हम लोग ये वाले टाइमिंग में देखेंगे, है ना, 850 से लेके 1200। अब यहां राजपूत काल में जो अंतिम राजा रहता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को कौन मार दिया, तो मार दिया मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी पे अब जो है, अब मोहम्मद गौरी पूरे भारत में क्या कर लिया है, कंट्रोल। और मोहम्मद गौरी पूरे भारत में कंट्रोल कर लिया, लेकिन मोहम्मद गौरी को यहाँ पे शासन करने में इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ के पैसा में इंटरेस्ट था। तो वो तो बेचारा चला गया, अपना अफगानिस्तान वापस लौट गया, और यहाँ पे अपना क्या छोड़ दिया, गुलाम। और उन गुलामों को कहा कि देख लेना रे, तुम लोग थोड़ा बहुत शासन यहाँ पे करते रहना करके। 1200 में पूरा जीत लिया है सब कुछ को मोहम्मद गौरी भारत के, लेकिन 1206 में जैसे अफगानिस्तान गया, गजनी गया, मर गया। तो 1206 में यहाँ पे जो अपना गुलाम छोड़ के गया था, वो लोग भारत में क्या बन गए, राजा। अब भारत में यहाँ पे वो लोग क्या बन गए, राजा। तो इसमें दो पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग इसको, ये दो पार्ट में। तो शुरू को बोलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत। ठीक है, शुरुआत वाला जो समय है उसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत, और इसकी ये फर्स्ट फेज है दिल्ली सल्तनत, जब आपको ये 1206 से लेके 1526 तक देखने को मिलेगा। पहला जो फेज है मध्यकाल का, उसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत आपको 1206 से लेके 1526 के बीच में देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। हाँ, रोज इसी टाइम में क्लास होगा भैया। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 के बीच में देखने को आपको मिलेगा। और ये जो 1206 से लेके 1526 में है, इस वंश में सबसे पहले जो शासन करने आए उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं गुलाम वंश। क्यों गुलाम वंश बोल रहे हैं, क्योंकि ये गुलाम हुआ करते थे किसके, मोहम्मद गौरी के। ठीक है, और मोहम्मद गौरी जैसे ही मरा तो ये लोग क्या कर लिए, यहाँ पे शासन करना चालू कर लिए। तो 1206 से लेके 1290 के बीच में देखने को मिलेगा आपको गुलाम वंश। और गुलाम वंश के मरने के बाद एक और वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, जिसका नाम है खिलजी वंश। तो पद्मावत अगर मूवी देखे होगे तो उसमें था अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उसमें देखने को आपको मिलेगा, और अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा, थोड़ा मूवी देख लेना। तो ये वाला टाइमिंग रहेगा 1290 से लेके 1320। तो 1290 से लेके 1320 में हमको किसके बारे में पढ़ना है, खिलजी वंश के बारे में। और उसके बाद एक और वंश आता है जिसका नाम है तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद कौन आए हैं, तुगलक वंश। और ये तुगलक वंश देखने को मिलेगा आपको 1320 से लेके 1414।
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऐसा करके जो है तुगलक राजाओं के बारे में अपने को पढ़ना है। और तुगलक के बाद देखने को मिलेगा आपको सैयद वंश, ठीक है, ये देखने को मिलेगा अपने को सैयद वंश, और ये है 1414 से लेके 1451। और सैयद के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश आता है और नाम है उसका लोदी वंश। और लोदी वंश देखने को मिलेगा आपको 1451 से लेके 1526, और इसका अंतिम राजा देखने को मिलेगा आपको इब्राहिम लोदी। ठीक है, अंतिम राजा देखने को मिलेगा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो चाचा रहता है दौलत खां और आलम खां, और इसी समय भारत में कौन है, तो इसी समय है भारत में राणा सांगा। अब दौलत खां और आलम खां बोल रहा है इब्राहिम लोदी को, अरे मोहलत थोड़ा बहुत शासन करेल दे दे बाबू, ऐसे करके बोल रहा है। चुप डोगरा ते डोगरा हो गए ते कला शासन करबे, मैं करूं ऐसे करके हाथ इब्राहिम लोदी है, नहीं दो शासन करे बर करके। दौलत खां बोलते बेटे हम दौलत खां और आलम खां सोचते हैं दोनों भाई है ना, हम दोनों को मिलके भतीजल निपटा देने का ऐसे करके, लेकिन इब्राहिम लोदी थोड़ा ताकतवर रहता है, नहीं मार पाते हैं दोनों मिलके। तो फिर कूटनीति काम आती है, और कूटनीति में ये होता है कि दौलत खां और आलम खां सोचते हैं कि क्यों ना कहीं बाहर से जो है एक आध आदमी को बुला के लाया जाए और ये इब्राहिम लोदी को निपटा दिया जाए बाद में, है ना, क्या देने के सुपारी दे देते हैं ऐसा करके। तो सुपारी इसको मारने वाला कौन, इससे जो शक्तिशाली होगा उसी को सुपारी दे पाएंगे हम लोग। तो कौन ऐसा करके, तो बोलता है अच्छा एक है नाम उसका बाबर ऐसा करके, तो क्यों ना बाबर को बुलाया जाए और इसको हरवाया जाए और बाबर को पैसे वैसे दे के वापस भेज देंगे और हम लोग क्या बन जाएंगे यहाँ के राजा। बात समझ में आ रही, हम लोग क्या बन जाएंगे यहाँ के राजा। तो उसके बाद ये जो लोदी वंश में अंतिम राजा है इब्राहिम लोदी, उसको मारने के लिए किसको बुलाया, बाबर। और बाबर क्या है, मुगल। तो ये जो इब्राहिम लोदी यहाँ पे हारा और बाबर यहाँ पे जीता। लेकिन ये मत सोच रही इसका चाचा मन है कि बाबर वापस भाग जाइए ऐसे करके, लेकिन बाबर कहाँ भागने वाला, बाबर कहते आप पैसा पैसा रे इनसे काम करूं इनसे खाऊं भाई ऐसे करके, और बाबर यहीं रुक गया। तो दूसरा जो फेज देखने को मिलेगा उस दूसरे फेज को क्या बोलते हैं, तो उस दूसरे फेज को बोलते हैं हम लोग मुगल काल। ये दूसरे फेज को क्या बोल रहे हैं, मुगल काल। और मुगल काल देखने को मिलेगा आपको 1526 से लेके 1707। ठीक है, 1526 से लेके 1707, समझ में आ रहा है आप लोग को, 1526 से लेके 1707। चलिए जी, और इसमें शुरुआत में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो शुरुआत में हमको देखने को ये मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आया है बाबर। ठीक है, और ये बाबर कब से कब तक राज करेगा, तो बाबर राज करेगा 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, ये बाबर 1526 से लेके 1530 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। 1526 से लेके 1530। अब ऐसे ही बाबर के बाद कौन आएगा, तो बाबर के बाद कौन आएगा, हुमायूं, इसका बेटा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन, तो हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद कौन, तो अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के बाद कौन, तो बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के बाद कौन, औरंगजेब। ये ठीक है, औरंगजेब। तो ऐसे ऐसे करके बोल सकते हैं ये लोग, ये जो पूरा 1526 है ना, ये जो 1526 है यहां से लेके पूरा ये कहां तक शासन करेंगे, 1707। ठीक है, अभी एग्जैक्ट डेट हमको याद करने की जरूरत नहीं है। 1526 से 1530, 30 से लेके फिर 56 से लेके 1605, 1605 से लेके 1627, 27 से फिर 56, ऐसा अलग अलग टाइमिंग देखने को मिलेगा आपको 58 तक। वो हमारे काम का नहीं है, इतना याद रख लो कि 1526 से लेके 1707 तक के जो बीच में इतने राजाओं ने राज किया उसको क्या बोलते हैं, मुगल काल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुगल काल। बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अंतिम राजा कौन है मुगल का, औरंगजेब। मुगल काल ये समय है बोल सकते हैं हम लोग जहां पे मुगलों का बहुत ज्यादा जो है वो पावर है। ये औरंगजेब तक क्या है, बहुत ज्यादा पावर, लेकिन औरंगजेब के बाद जो राजा हुए वो पावर को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाए। और जब ये पावर को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाए, तो पावर को जब होल्ड नहीं कर पाए तो विदेशी लोगों का आगमन चालू हो गया। जब विदेशी लोगों का थोड़ा बहुत हमला करना क्या हो गया, चालू होगा। अंग्रेज यहाँ पे भी आ गए थे, इस वाले टाइमिंग में आ गए हैं अंग्रेज, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है अंग्रेजों की कि यहाँ पे आक्रमण कर सके, क्योंकि पता है अगर थोड़ा भी चूक हुआ तो अंग्रेज ने पूरा निपटा देगा रे हमको ऐसा करके। औरंगजेब को पता चलेगा कि ब्रिटिश यहाँ पे थोड़ा बहुत तामझाम कर रहा है, व्यापार के बहाने थोड़ा बहुत लूट मचा रहा है करके तुरंत मार देगा करके। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के बाद जो राजा है वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो यहाँ से अब धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिश का धीरे धीरे क्या होगा, कब्जा करना चालू होगा दोस्त। ठीक है,
तो इस वाले टाइमिंग में आएंगे हम लोग आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में सबसे पहले ये वाला जो टाइमिंग अपने देखने को मिल रहा है 1707 से लेकर 1947। तो 1700, ठीक है, ये 1707 से लेके 1707 से लेके 1857, ठीक, 1707 से लेके 1857। तो 1707 से लेके 1857 ये वाला टाइमिंग को बोलते हैं उत्तर मुगल काल, ठीक, उत्तर मुगल काल मतलब मुगल के बाद वाला समय। यह बोल सकते हैं कि इधर के जो मुगल काल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, ठीक। और यहीं पे 1857 में क्या देखने को मिलेगा, तो 1857 की क्रांति, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति, ये, ठीक, ये 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में जानते हो आप लोग, है ना, अंग्रेजों की जीत हुई और हमारी पूरी हार हुई। और 1857 की क्रांति के बाद मैक्सिमम जो एरिया है उसमें किसका कंट्रोल हो गया, तो मैक्सिमम जो एरिया है उसमें कंट्रोल हो गया किसका, ब्रिटिश का। मैक्सिमम एरिया में कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का। और ब्रिटिश का जब मैक्सिमम एरिया में कंट्रोल हो गया तो चालू हो गया ब्रिटिश शासन, ठीक है। ये तो हमको ये आधुनिक काल में किसके बारे में पढ़ना है, आधुनिक काल में हमको पढ़ना है ब्रिटिश शासन के बारे में, ओके। और ब्रिटिश शासन के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिश जब शासन कर रहा है तो कॉमन सी बात है हम लोग उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है जी। तो क्या देखना है अपने को, भारतीयों का विरोध, या बोल सकते हैं भारतीयों, है ना, भारतीयों द्वारा किया गया आंदोलन, ठीक है, भारतीयों द्वारा किया गया आंदोलन, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। चलो ये अब बताओ, ये सिलेबस समझ में आया है कि नहीं आया है। जो भी लोग सूर्य से जुड़े हैं बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई, ठीक है, ओके। ठीक है जी, समझ में आया इतना, आवाज वगैरह अच्छे से क्लियर है, एक बार बता देंगे। चलो ओके, तो इतना हम लोग ये कि इतना जो है हमको पढ़ना है भारत के इतिहास में, ठीक है, इतना हमको पढ़ना है भारत के इतिहास में। तो ये है हमारा सिलेबस, ये है हमारा सिलेबस। अब थोड़ा सा एग्जाम को समझने का प्रयास करो, ठीक है, आ गया, ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा सा एग्जाम को समझने का प्रयास करो। एग्जाम में जो है वो 3 से 5 सवाल आने भाई। व्यापम में बोलोगे तो 3 सवाल आएगा, इतने सबसे व्यापम में कितने सवाल आएगा, 3। नॉर्मली व्यापम में जो है वह, है ना, नॉर्मली अगर बोलेंगे तो व्यापम में इंडियन जीएस का सेगमेंट रहता है 15 नंबर का। और 15 नंबर देखो, थोड़ा समझो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो। ये हल्का सा देख लो यहाँ पे, व्यापम की बात करेंगे। ये व्यापम में क्या होता है, व्यापम में अगर कोई भी पेपर मान लो जाए 100 सवाल वाला हो रहा है, नॉर्मली मंडी इंस्पेक्टर हो गया, आरआई हो गया, पटवारी हो गया, तो 100 सवाल वाला पेपर होता है। और इस 100 सवाल वाले पेपर में नॉर्मली 15 सवाल जो है वह किससे आते हैं, इंडियन जीएस से आते हैं, ठीक है। 15 सवाल किससे आएंगे, इंडियन जीएस से आएंगे। और इंडियन जीएस में क्या क्या है, तो इंडियन जीएस में है आपका हिस्ट्री, ठीक, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, साइंस। ये तो 5 सेगमेंट मोटा मोटा देखने को मिलेगा इंडियन जीएस में। अगर कंप्लीट इंडियन जीएस से 15 सवाल हैं तो इन सब से कितने कितने सवाल बनेंगे, तो सब से कितने कितने सवाल आएंगे, 3-3 सवाल, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सब से जो है कितने कितने सवाल आएंगे, 3-3 सवाल आएंगे। तो अगर ये 3 सवाल आने हैं तो भैया हमको कौन सा पढ़ना है जिससे कि हमारे 3 सवाल बन जाए, हमको किसको पढ़ना है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये देखने को मिल रही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये देखने को मिलती है कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो आधुनिक भारत के इतिहास वाला सेगमेंट है, यहां से आपको लगभग 2 से 3 सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। बार बार यही सवाल आता है,
ये मध्यकाल से बहुत कम सवाल आता है। और ये वाला जो सेगमेंट है वैदिक काल वाला, यहां से आपको देखने को मिले एक सवाल। ठीक, अगर व्यापम की ट्रेंड की बात करेंगे तो सीजीपीएससी की भी बात करेंगे। अगर कोई बच्चा सीजीपीएससी वाला हो तो उसको भी बताते हैं भाई, मैक्सिमम सवाल अगर यहां से आएगा, अगर प्री में देखना है तो अगर प्री में मान लीजिए 10 से 12 सवाल आ रहा है तो 7 सवाल यहां से आएगा, 7 सवाल इस सेगमेंट से आएगा, और 3 से 4 सवाल यहां से आएगा, 1 से 2 सवाल यहां से आएगा। तो पुराने साल के जब आप पेपर करते हैं तो आपको ये जानकारी होती है, इसलिए बोलता हूं कि ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पहले कर लो। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर बुद्धि काम करना तुम्हारा चालू हो जाता है। मोटा मोटा समझ में आ गया। तो ये वाला एरिया क्या है, आधुनिक इतिहास वाला, और ये वाला एरिया क्या है, प्राचीन। तो हमको सबसे ज्यादा किसमें फोकस करना है, आधुनिक में। उसके बाद किसमें फोकस करना है, प्राचीन में। और ये मध्यकाल याद हुआ तो ठीक, नहीं याद हुआ तो भी ठीक। व्यापम के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम सवाल यहां से आएगा, और नॉर्मली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमको ज्यादा किसको पढ़ना है, हमको ज्यादा पढ़ना है इसको, आधुनिक इतिहास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग चालू क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास आज हम लोग चालू क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग चालू करेंगे ये प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल में देखेंगे पाषाण काल, पाषाण काल के बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो सबसे शुरू आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए सब लोग, पाषाण काल। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालेंगे पाषाण काल। चलो चलिए हेडिंग डालिए सब लोग, है ना, पाषाण काल। बिल्कुल यार, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, पाषाण काल ये। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, पाषाण काल के बारे में। ठीक है, राजेश्वरी सबको, राजेश्वरी या राजेश्वरी ठाकुर सबको समझ में आ रहा है, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अब ये जो अभी होने वाला है वो आपका दिमाग एकदम खुश कर देगा, एकदम कॉन्सेप्ट से देखो। तो पाषाण काल के बारे में बात करेंगे तो पाषाण काल के बारे में 2-3 बातें हमको पहले से पता है। पहला बात ये पता है कि लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, पाषाण काल वह समय है जब लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। और पाषाण काल का मोटा मोटा पूछ ले तो या तो आप सिंपल ये बोल दीजिए कि 3000 बीसी से पहले का समय, या बोल सकते हैं कि 3 लाख बीसी, इसी को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, 3 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य का समय। तो 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर जब हम लोग 3000 ईसा पूर्व जाएंगे, जैसे आपको बताता हूं बार बार कि ये क्या है, वर्तमान। ये क्या है, वर्तमान। वर्तमान में क्या चल रहा है, 2025। इधर वापस आएंगे तो ये पूरा ये समय क्या है, एडी वाला समय है, इसको बोलते हैं ईस्वी सन। ठीक है, और ये होगा 0, और उसके बाद इधर और आएंगे। ठीक, ये तो ये क्या है, ये है भूतकाल। ठीक है, ये है भूतकाल, ये पास्ट की बातें हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 करते करते हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 2025 में। ये है एडी, इसको बोलते हैं ईस्वी सन। ईस्वी सन में जब वर्तमान की ओर जा रहा हूं तो नंबर बड़ा हो रहा है, अभी चल रहा है 2025, वापस आऊंगा 2024, 23, 22, 21, ऐसा करके करते एक तो आया होगा, कभी तो रहा होगा सन 1 करके। वैसे ही जब इधर की ओर आऊंगा तो इधर की ओर क्या होगा, ऐसा नंबर बढ़ेगा। 1 साल पहले की बात, ये 0 क्या, ईसा मसीह का जन्म है ना, तो ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात। तो ऐसा पहले की बात ना बोल के मैं क्या बोल देता हूं, सीधा बीसी, या बोल देता हूं मैं ईसा पूर्व। तो वैसे ही ऐसे वापस जा रहा हूं तो कभी मेरे को समय क्या मिलेगा, 3000, उसके पहले आऊंगा तो 4000, फिर और पाछे जाऊंगा तो 5000, 6000, 7000, वैसे वैसे कभी क्या मिलेगा मेरे को, 3 लाख। तो इस 3 लाख से लेके इस 3000 के बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा, पाषाण काल। बात समझ में आ रही है। इस 3 लाख से लेके ये जो 3000 के बीच में जो भी घटना हुई है वो सब क्या है, तो वो सब है पाषाण काल। चलो ये
अब ये जो पाषाण काल है इसका भी विभाजन जो है वह 3 भागों में किया गया है। आपको स्पीड तो नहीं लग रहा है ना क्लास हमारा सर? एसआई एग्जाम के लिए है, हाँ एसआई में भी काम आ जाएगा दोस्त, ठीक है, एसआई में भी जो है काम आ जाएगा। एसआई जितना ही डीप पढ़ेंगे एसआई में भी काम आ जाएगा। बाकी मेरी एसआई की क्लास जो है वो सुबह आपको 9:30 बजे देखने को मिलेगी ज्योग्राफी का, ठीक है। और बाकी आपको ये भी बता देता हूं मैं, ठीक है, कुणाल चौहान जी, हमारे संस्थान में एसआई की क्लास चालू हो गई है। तो जो भी बच्चे एसआई के लिए इंटरेस्टेड है या व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, मंडी उप निरीक्षक से लेके डाटा एंट्री ऑपरेटर तक, सबके लिए जो है नया बैच चालू हो रहा है कब? 15 जनवरी को। तो बिल्कुल आप संस्थान के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां से आपको है ना बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्त। चलो इसका क्या देखना है अपने को? विभाजन, ये विभाजन। और विभाजन किया गया है 3 भाग में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटे हैं? तो पाषाण काल को बांटे हैं 3 भागों में। एक को बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, ठीक, पूर्व पाषाण काल। एक को बोलते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल और एक को बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल को अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है और हमको जितना पढ़ना है उसमें ये उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल एक साथ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब पूर्व पाषाण काल, अब ये पूर्व पाषाण काल में क्या बोल रहे हैं? मानव की उत्पत्ति वाला समय है, 3 लाख बीसी वाला समय है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्व पाषाण काल वो समय है जब अभी अभी मानव जो है वह क्या है? जानवर से इंसान बना है, ठीक है, अभी अभी मानव क्या किया है? तो अभी अभी जो मानव है वो जानवर से इंसान बना है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है दोस्त, समझ रहे हो है ना? तो ये पूर्व पाषाण काल क्या है? वो समय है जब अभी अभी मानव क्या है ना, अभी अभी जो जानवर से क्या बना है? मानव इंसान बना है। तो यहाँ पे अगर मैं जीवन शैली की बात करूं, यहाँ पे जीवन शैली की बात करूं तो पूर्व पाषाण काल में जीवन शैली कैसी होगी है ना? कैसी होगी? एकदम जंगली जीवन होगा, ठीक है। ये वो समय है पूर्व पाषाण काल, एकदम शुरुआत वाला समय है जब जीवन शैली कैसी हो रही है? एकदम जंगली हो रही है, जंगली जीवन जी रहा है आदमी, ठीक है। कैसे जीवन जी रहा है? जंगली जीवन जी रहा है दोस्त। और जब कोई आदमी जंगली जीवन जी रहा है तो वो भोजन कैसे कर रहा होगा? जब कोई आदमी जंगली जीवन जी रहा है तब वो भोजन कैसे कर रहा होगा? तो भोजन कर रहा होगा वो शिकार के माध्यम से, ठीक है। या तो भोजन कैसे कर रहा होगा? वो शिकार के माध्यम से, या भोजन कर रहा होगा वो खाद्य को, है ना, खाद्य को संग्रहण करके। ये तो शिकार करके क्या खा रहा है? वो मांस खा रहा है, और भोजन को संग्रहण करके जो भी उसको कंदमूल मिल जा रहा है। क्लियर हो रही है बातें? अब ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत का आदमी एकदम मांसाहारी रहा होगा, उसको कंदमूल भी खाता रहा होगा। तो जीवन शैली कैसी है? एकदम जंगली है। और जंगली जब जीवन शैली होगा तो भोजन कैसे कर रहा है? या तो शिकार करेगा वो मांस खाने के लिए, या तो खाद्य के, है ना, खाद्य को संग्राहक के रूप में है। तो आपको सवाल ये पूछेगा कि ये जो पाषाण काल में लोग कैसे होते थे? तो या तो वो शिकारी होते थे, या तो वो क्या होते थे? खाद्य संग्राहक, या बोल सकते हैं वो शिकारी भी होते थे और वो खाद्य संग्राहक भी होते थे। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये हो गया जीवन शैली, भोजन, ठीक है। और भोजन कर रहे हैं शिकार, और शिकार करने के लिए क्या चाहिए? तो शिकार करने के लिए क्या चाहिए? शिकार करने के लिए चाहिए क्या? औजार, ठीक है। शिकार करने के लिए क्या चाहिए? तो शिकार करने के लिए औजार। और हमको पता है कि ये समय क्या है? पाषाण काल है। तो पाषाण काल में पत्थर के अलावा तो और कुछ है ही नहीं भाई। तो आदमी क्या करेगा? पत्थर से ही शिकार करेगा। लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो अभी वो औजार के रूप में किसका प्रयोग कर रहा है? औजार के रूप में वो बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। बात समझ रहे हैं? औजार के रूप में किसका प्रयोग कर रहा है? तो औजार के रूप में वो बड़े पत्थरों का यूज कर रहा है। लेकिन जब बड़े पत्थरों का यूज कर रहा है औजार के रूप में, तो बड़े जन पत्थर लेके कहां दौड़ी बता आदमी? हम मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर ऐसे रख लिया है, इतना बड़ा पत्थर कैसे मुड़ी में है, दौड़ रहा है ना। तुम ऐसे हिरन को दौड़ा रहे हो, हिरन निकल गया छू लंबा, भूखे मरे कंडीशन आ गए। तो हमको पता है कि आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी है। जब प्रॉब्लम आता है तभी हमारा दिमाग काम करना चालू करता है, ठीक है जी। जब प्रॉब्लम आता है तभी हमारा दिमाग काम करना चालू करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि क्यों ना यार इस पत्थरों को तोड़ देते हैं, और तोड़ के क्या कर देते हैं? थोड़ा सा छोटे छोटे कर लेते हैं, और छोटे करके थोड़ा नुकीले बना लेते हैं, जिससे कि हमारा शिकार करने की जो प्रायिकता है वो थोड़ी सी क्या होगी? बढ़ जाएगी।
है ना, शिकार करने की प्रायिकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये बड़े पत्थरों को, है ना, बड़े पत्थरों को क्या किए, जो बड़े पत्थर थे शुरुआत में औजार के लिए, इसको तोड़कर, ठीक है, ये जो बड़े पत्थर हैं इसको क्या कर लिए, वो तोड़ लिए, ठीक है। ये ठीक है, बड़े पत्थरों को क्या किए, वो तोड़े, है ना, बड़े पत्थरों को क्या किए, वो तोड़े, और बड़े पत्थरों को तोड़ने के बाद क्या किया उन्होंने, थोड़ा बहुत शेप में देना चालू किया, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या करना है, उसको शेप में देना चालू किया। और ये भी बोल सकते हैं कि जब बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए, आप मूड़ी में मार के नहीं तोड़ेगा आदमी, भगवान टूट जा करके, एक पत्थर को उठाएगा और दूसरे पत्थर में क्या करेगा, मारेगा, एक पत्थर को उठा के दूसरे पत्थर में मारेगा, और जब एक पत्थर को उठा के दूसरे पत्थर में मारेगा तो क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। और यही जब चिंगारी निकला होगा और पास में क्या रखा होगा, घास, तो क्या लग गई, आग। तो आग की खोज, आग की खोज कब हुई है बोलेगा, तो आग की खोज याद रखना है आपको पूर्व पाषाण काल में। ये तो आग नहीं बोलेगा, वो बोलेगा चकमक। चकमक की खोज कब हुई है बोलेगा, तो बताना है आपको पूर्व पाषाण काल में। तो जब आदमी एक बड़े पत्थर से दूसरे बड़े पत्थर को तोड़ रहा था तो चिंगारी निकली होगी, और चिंगारी निकली होगी तो किसकी खोज हुई होगी, आग की खोज हो गई। तो बड़े पत्थर को तोड़कर क्या किया उन्होंने, तो बड़े पत्थर को तोड़कर, है ना, बड़े पत्थरों को तोड़कर क्या किए, ये नुकीला हथियार, ठीक, निर्माण। बड़े पत्थरों को तोड़ के क्या कर रहे हैं, नुकीला हथियार बना रहे हैं, चकमक वाला लिखेंगे ना अभी, ये बड़े पत्थरों को तोड़ के जो है वह नुकीला हथियार बना रहे हैं। और ये जो नुकीला हथियार है इसको हम लोग अलग अलग नामों से जान रहे हैं। ये जो नुकीला हथियार है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग नामों से जान रहे हैं। तो अलग अलग नाम क्या है, तो एक शब्द सुनने को मिलता है आपको पेबुल, ये एक शब्द सुनने को मिलता है आपको पेबुल, एक शब्द सुनने को मिलता है आपको चापर, और एक शब्द सुनने को मिलता है आपको चॉपिंग, चॉपिंग, ठीक है, चापर, चॉपिंग, ये। तो ये पेबुल क्या है, कभी कभी संस्कृति के नाम से भी पूछ देता है, पेबुल संस्कृति, चापर और चॉपिंग संस्कृति कब के हैं, तो पूर्व पाषाण काल के, ये। तो ये पेबुल क्या है, तो जो गोल मटोल पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे गोल मटोल, ये छोटे गोल मटोल जो पत्थर हुआ करते थे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेबुल। अब ये जो छोटे गोल मटोल पत्थर है, जब इसको मैं तोड़ के एक साइड को, है ना, एक साइड को अगर धारदार बना लूं तो उसको क्या बोलते हैं, चापर, ठीक है। अगर मैं एक तरफ धारदार बना लूं, एक तरफ धारदार, एक तरफ धारदार पत्थर का हथियार, तो एक तरफ अगर धारदार पत्थर का हथियार है तो उसको क्या बोल रहे हैं, चापर, है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, चापर। तो इन लोग को मन नहीं भरा, बोलते हैं थोड़ा सा अपडेट करे जाए भाई, ऐसे करके क्यों ना दूसरे साइड को भी धारदार कर दी जाए, ऐसे करके, है ना, एक साइड के चाकू से काम नहीं चला थे, एक साइड के चाकू से काम नहीं चला थे, दोनों साइड धार कर देते हैं ऐसे करके। तो ये क्या किया है, दूसरा याद रखना है आपको, चॉपिंग। इसमें क्या हो रहा है, दोनों, ठीक, दोनों तरफ धारदार, ठीक है, दोनों तरफ धार, धार वाला ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जब दोनों तरफ धारदार वाला पत्थर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चॉपिंग। तो ऐसे ही आपको पेबुल, चापर, चॉपिंग नाम के क्या देखने को मिल रहा है, तो ऐसे देखने को मिल रहा है आपको हथियार। बात समझ में आ रही है जी। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि जीवन शैली कैसी है, जंगली, और जंगली जीवन शैली है तो भोजन कैसे कर रहे हैं, शिकार से, और शिकार के लिए चाहिए औजार, और औजार है बड़े पत्थर, लेकिन बड़े पत्थर से काम नहीं चल रहा है इसलिए पत्थर को तोड़ रहे हैं और तोड़ के बना रहे हैं पेबुल, चापर, चॉपिंग जैसे हथियार, ठीक है। और इन जब बड़े पत्थरों को तोड़ रहे थे, जब इन बड़े पत्थरों को तोड़ रहे थे, जब इन बड़े पत्थरों को तोड़ रहे थे, तो विशेष में याद रखना है आपको, जब इन बड़े पत्थरों को ही तोड़ रहे थे तब क्या हुआ है, चकमक, चकमक का आविष्कार या चकमक का खोज, ठीक है। चकमक बोलने का मतलब क्या है, आग, तो आग का खोज, ठीक है। चकमक बोलने का मतलब क्या है, आग, तो आग का खोज बोले, चकमक का आविष्कार बोले, कब हुआ है, तो कब हुआ है जी, कब हुआ है वो, पूर्व पाषाण काल में,
ठीक है, कब हुआ है? पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना है दोस्त। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना तुम्हारे काम का है। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना है। चलो, ये हो गया इतना। नेक्स्ट, ये हो गया पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण के बाद दूसरा क्या देखे हैं? चलो, पूर्व पाषाण काल के बाद जो समय उसको क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा बहुत डेवलप देखने को मिल रहा है। और डेवलप बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर जीवन शैली एकदम जंगली है और वो लोग शिकार करने गए हैं, बड़े पत्थर का यूज कर रहे हैं, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि शिकार करने गए हैं तो एक बड़े वाला माई मिल गए और साथ साथ में पीला घलो मिल गई सोही। ठीक है, छोटे छोटे क्या मिल गए होंगे उसको? तो छोटे छोटे जानवर मिल गए होंगे। और वो छोटे छोटे जानवर को लोग पकड़ के ला लिए और बोले होंगे चल एला काली खाबो रे, ऐसे करके। और काली खाबो करके ला लिए, मान लो जाए, और काली खाबो करके ला लिए, और धीरे धीरे ऐसी संख्या क्या हो गया? बढ़ते गया, है ना। प्रजनन के माध्यम से वो एक क्या हो गया? 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 3 हो रहे हैं। तो इनको पता चला होगा यार ये सिस्टम तो एकदम शानदार है ना। हमको शिकार करने जाना नहीं पड़ रहा है, थोड़ा 2-3 को यहां से पकड़ के ला लो और ये लोग तो खुद ही अपने संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो क्यों ना ये सिस्टम को अपनाया जाए, और क्यों ना ये सिस्टम को अपनाया जाए, घर में 2-3 को ला के बांध दिया जाए और उसी को थोड़ा बहुत खाना देते रहो और उसके बाद वो अपना संख्या बढ़ा लेंगे। तो यहीं से शुरुआत किसकी हुई? पशुपालन की। ठीक है, यहीं से किसकी शुरुआत हो रही है? पशुपालन की। और जब पशुओं की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई होगी, जब पशुओं की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई होगी, तो भैया इतना सारा पशु को लेके कहां कोई आदमी इधर उधर दौड़ेगा। तो क्या करते हैं? चलो एक जगह घर बनाते हैं और फिर रहते हैं। तो शुरुआत में जो प्रारंभिक पशुपालन है, प्रारंभिक आवास है, ये हमको देखने को कहां मिलता है? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, शुरुआत के जो पशुपालन है वो हमको कहां देखने को मिलेगा? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? तो यहाँ पे जैसे जीवन शैली बोले तो थोड़ा अपडेट हो रहा है, भोजन जो है शिकार के माध्यम से है। बाकी ये औजार की बात करेगा तो औजार जो है यहाँ पे बड़े पत्थर नहीं है, यहाँ पे क्या है? छोटे पत्थर है, बहुत ज्यादा है ना, महीन छोटे पत्थर। ये छोटे पत्थर से बने औजार, छोटे पत्थर से बने औजार। और छोटे पत्थर से बने औजार के कारण ही इस समय को क्या कहा जाता है? तो इस समय को हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या? छोटा। तो बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बने थे, इसलिए इस समय को बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं बोलेगा तो माइक्रोलिथिक एज। ये आपको ध्यान में रखना है जी। चलिए, और क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है? प्रारंभिक पशुपालन देखने को मिल रहा है। ये प्रारंभिक पशुपालन देखने को मिल रहा है। और क्या देखने को मिल रहा है? प्रारंभिक आवास देखने को मिल रहा है। तो प्रारंभिक पशुपालन, प्रारंभिक आवास, ये सब हमको कहां देखने को मिलेगा? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चलो, बिल्कुल सिंपल वाली बात है भैया, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कभी कभी आपको बुक में ये देखने को मिलेगा कि कुत्ते का पालन जो है यहाँ चालू हो गया था। ठीक है, कुत्ता जो है वो पालतू पशु के रूप में देखने को कहाँ मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा। नोट करके इसको याद रख लेना है। ठीक है, नोट में याद रख लेना, ये कुत्ता क्या है? पालतू पशु। ठीक है, तो कुत्ता जो है पालतू पशु के रूप में यहां देखने को मिलता है। लेकिन वृहद लेवल में अगर हमको बोले कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई है तो ये मध्य पाषाण काल है। ठीक है, वृहद लेवल में अगर हमको देखे तो ये मध्य पाषाण काल है। चलिए थोड़ा सा और अपडेट होते हैं, थोड़ा सा और अपडेट देखने को मिलता है। हम लोग कहाँ आ जाएंगे? तो थोड़ा सा और अपडेट होने के बाद हम लोग आ जाएंगे नवपाषाण, नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल। ठीक है,
नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में जब आ रहे हैं तो यहां अगर हमको बड़े पत्थर हैं और यहां अगर छोटे पत्थर हैं, छोटे पत्थर के औजार हैं, तो थोड़ा और अपडेट होगा आदमी, तो यहां पे क्या करेगा, वो धातु का यूज करेगा। ठीक है, यहां पे वो धातु के औजार का यूज कर रहा है। ठीक है, यहां पे वो किसका प्रयोग कर रहा है, तो यहां पे वो धातु के औजार का यूज कर रहा है। और यहां पे जब धातु के औजार का यूज कर रहा है तो उसकी शिकार की प्रायिकता बढ़ गई है, शिकार की मात्रा बढ़ गई है। और जब शिकार की मात्रा बढ़ गई है तो ये जो प्रारंभिक पशुपालन है अब वो क्या हो गया है, स्थायी पशुपालन हो गया है। ठीक, ये क्या हो गया है, स्थायी पशुपालन हो गया है। और स्थायी पशुपालन होने के कारण पशु की संख्या में बढ़ गई है वृद्धि। और जब वृद्धि हो गई है संख्या में तो अब वो है ना, अब उसकी मजबूरी हो गई कि उसको एक जगह आवास बना के रहना ही पड़ रहा है। तो यहां हमको क्या देखने को मिलेगा, स्थायी आवास। तो ये जो प्रारंभिक पशुपालन है वो स्थायी पशुपालन बन गया, ये जो प्रारंभिक आवास है वो हो गया स्थायी आवास। और जब स्थायी आवास हुआ तो आसपास के जो जानवर हैं उसको तो मार के खा गए हैं और खुद के पास रखा हुआ है। और जानवर को भी कुछ न कुछ खिलाना है, तो जानवर को भी कुछ न कुछ खिलाना है। तो क्या हुआ फिर, कृषि की शुरुआत। ये कृषि की शुरुआत। तो कृषि की शुरुआत हमको कौन से टाइमिंग में देखने को मिलता है, तो उत्तर पाषाण काल में या नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसी समय क्या हुआ है, स्थायी आवास हुआ है, इसी समय क्या हुआ है, स्थायी पशुपालन हुआ है। बात समझ में आ रही है, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अच्छे से। धातु के औजार से शिकार की प्रायिकता बढ़ी, शिकार की प्रायिकता बढ़ी तो छोटे मोटे और शिकारों को लेके लाने लग गए, जिससे स्थायी पशुपालन हुआ। स्थायी पशुपालन होने के कारण उनको घर बनाना पड़ गया, स्थायी आवास। स्थायी आवास हो गया तो एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं तो खुद को भी खाना है, पशु को भी खिलाना है। तो पशुओं को खिलाने के लिए क्या चाहिए, कृषि करना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआत में क्या किए, वो कृषि किए, ये कृषि की शुरुआत हो गई। ठीक, अब कृषि की शुरुआत हो गई है, लेकिन मान लीजिए उनको कभी कहीं और भी जाना है, मान लीजिए कहीं और गए हैं। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, देखो स्थायी आवास हो गया मतलब घर बन गया है, कृषि की शुरुआत हो गई मतलब घर के आजू बाजू में क्या कर रहे हैं, वो लोग कृषि कर रहे हैं। अब तुम कहीं भी गए हो घूमने के लिए, कहीं भी मान लीजिए तुम्हारे मामा फूफा यहाँ गए हो, तो तुमको रात तक क्या है, वापस आना है। क्योंकि रात तक वापस नहीं आए तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तुम्हारा फसल कोई आदमी चोर कर लेगा, तुम्हारा जो पशु है उसको कोई आदमी चोरी कर लेगा। तो तुमको रात तक क्या करना है, वापस भी आना है। रात तक क्या करना है, वापस भी आना है। और वापस आना है, बहुत दूर गए हो तो वापस जल्दी आ सकते हो क्या, नहीं। अगर बहुत दूर गए हो तो वापस जल्दी नहीं आ सकते। और जल्दी आने के लिए तुमको क्या है, यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी सहारा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसी समय फिर आविष्कार होता है किसका, पहिए का, जो बोलते हैं ना चक्का। तो पहिए का आविष्कार हमको कब देखने को मिलता है, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में। क्यों, क्योंकि आदमी अगर बहुत दूर गया है तो उसको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या बना लिया है, वो स्थायी आवास बना लिया है, कृषि की शुरुआत हो गई है, स्थायी पशुपालन भी हो गया है। दोस्त बात समझ में आई, चलो। तो क्या देख सकते हैं, यहीं पे क्या हुआ है, पहिए का आविष्कार। ठीक है, ये पहिए का आविष्कार, ये तो पहिए का आविष्कार भी हमको कहां देखने को मिलता है, पहिए का आविष्कार देखने को मिलता है आपको नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो धातु के औजार, स्थायी पशुपालन, स्थायी आवास, स्थायी कृषि। ठीक, हाँ चलो इसको फिनिश कर रहे हैं ना, बस टाइम हो गया है हमारा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को जी। तो कृषि की शुरुआत, स्थायी आवास, ये सब देखने को मिलेगा, है ना। पहिए का आविष्कार हो गया है, बिल्कुल ठीक है, नवपाषाण काल में। अब यही सब चीजें जो है, स्थायी आवास, स्थायी पशुपालन, कृषि की शुरुआत, यही सब हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो यही सब हमारे गांव में देखने को मिलती है। तो बोल सकते हैं हम लोग ग्राम संस्कृति की शुरुआत, ये ग्राम संस्कृति की शुरुआत। ठीक है, ग्राम संस्कृति की शुरुआत। तो इस प्रकार डिटेल में पढ़ना है दोस्तों हमको, इस प्रकार डिटेल में पढ़ना है कि उत्तर पाषाण काल में यहां से अपडेटेड होते हुए जो है वह औजार क्या बन गए, धातु के। और धातु के औजार होने से पशु, है ना, धातु के औजार होने से पहले क्या है, यहाँ पे नवपाषाण काल में धातु के औजार, और धातु के औजार होने से क्या है, शिकार में वृद्धि हुई, शिकार में वृद्धि होने से पशुपालन में वृद्धि हुई, और पशुपालन में वृद्धि होने से वहां पे स्थायी आवास करना पड़ गया, और स्थायी आवास के कारण वहां पे कृषि की शुरुआत हुई। और कृषि की शुरुआत हुई, स्थायी आवास हुआ,
तो कहीं गए हैं वहां से वापस जल्दी आना है तो पहिए का आविष्कार हो गया, और पहिए का आविष्कार, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है गांव में, तो उस प्रकार हमारी ग्राम संस्कृति की शुरुआत। तो सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है। चलिए, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार जो है क्लासेस में आपको जुड़ना है, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद जी।